साथियों, क्लास 8 का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, हमारे अतीत का। कैसे, कब और कहाँ। चैप्टर की शुरुआत होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। हमें इतिहास को देखने का एक नया नज़रिया देता है और इसका नाम भी ऐसा ही है, कैसे, कब और कहाँ। इतिहास के बारे में बात होती है तो बच्चों से ज़्यादातर जो या तो आम जनता है या पुराने लोग जो हैं वो तिथियों के बारे में बात करते हैं, तारीखों को बोलना शुरू कर देते हैं और ये समझा जाता है कि भाई तारीखें याद हैं तो इसे इतिहास बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन ये नज़रिया, ये चैप्टर हमारा बदलता है और ये बताता है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और कौन सी तारीखें हैं। फिर हम तारीखों से ऐसा क्या सीखते हैं कि इतिहास में हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ तारीखें तो पता होना चाहिए लेकिन कुछ पर हमें इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इतिहास अधिकतर लोग कहते हैं कि बहुत ही बोरिंग होता है, याद करने की आवश्यकता होती है, बहुत सारी डेटें याद करने की ज़रूरत पड़ती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ऐसा देखा ही जाता है, लेकिन इतिहास में हम क्या देखते हैं कि जो पीछे समय गया उसमें क्या घटनाएं घटी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्या बदलाव आए और वर्तमान समय से उसकी तुलना करते हैं। जैसे बीच में एक बड़ी भयंकर बीमारी आई कोरोना काल में और जिससे पूरा देश परेशान हुआ, तो उस समय ये देखना पड़ा कि भारत में क्या ऐसी बीमारी कब कब आई और उस बीमारी से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो ऐसी तुलना की गई। तो हम शुरुआत करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर का नाम कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बात यहाँ तारीखों की हो रही है। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी होगी, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? प्रश्न ये उठता है, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर आता है, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। अलग अलग समय पर जो बदलाव आए हैं उनके बारे में ही बात की जाती है कि पहली सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान पान, रहन सहन, पहनावा, इन बातों पर चर्चा की जाती है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, इनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। ये है इतिहास। पहले की बातों में और वर्तमान की बातों में हम तुलना करते हैं। आज के समय में जैसे महिलाएं पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, क्या पहले ऐसी स्थिति थी? क्या पहले सभी लोग स्कूल जाते थे? क्या महिलाएं स्कूल जाती थीं? आज के बच्चों को तो लगेगा हाँ जाती थीं, लेकिन हम इतिहास में देखेंगे तो कुछ और मिलेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। अचानक ही आ जाता है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर हम इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सवाल महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब हम जो रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके आदी होते हैं, हमें लगता है कि हमेशा से ऐसे ही हैं। जैसे ये किताबें हैं, कागज़ है, क्या कागज़ पहले भी ऐसे ही लोगों को इतना आसानी से मिल सकता था, सुलभ था? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अच्छा, यहाँ इस चैप्टर में एक फ़ोटो दी गई है, चित्र दिया गया है। ये तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से हम करते हैं, सीधे डेट हमें याद नहीं करनी, कुछ डेटों पर ध्यान भी देना है और कुछ मेन पॉइंट्स हमें ध्यान देने हैं। तो पहला चित्र यहाँ दर्शाता है जिसके नीचे लिखा है हिंदुस्तान, और चित्र 1, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र। सवाल सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जेम्स रेनेल कौन थे? अब उन्होंने 1782 का चित्र है ये। अब रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव को तो आगे भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ने ही 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। यानी कि नक्शे और चित्र अंग्रेजी वर्चस्व को दर्शाते थे, और नक्शों का इस्तेमाल खास करके शासन प्रशासन मजबूत करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, व्यापारी सुविधाओं के लिए भी और साथ ही राजनीतिक स्थितियों को समझने के लिए भी। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। यानी ये चित्र ब्रिटिशर्स के लिए एक गर्व से भरा हुआ चित्र है, और हमें दिखाया गया है कि हम उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह का ये चित्र बनाया गया है। तो यहाँ 2 नाम, एक है जेम्स रेनेल जिन्होंने चित्र तैयार किया, और नक्शे निर्माता हैं ये। नक्शे के निर्माता जिन्हें काम दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव वही व्यक्ति है जो प्लासी के युद्ध में अहम जीत हासिल करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट पेज पर फिर एक चित्र है, और इस चित्र में एक तरह का लिप्टन्स टी, और नीचे उसमें कैलेंडर भी छपा हुआ है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो और वो प्रचार धीरे धीरे उसका आगे बढ़ता है, और कब हमारे जीवन में वो घुल मिल जाती है हमें पता भी नहीं चलता, उसकी डेट भी हमें याद नहीं रहती। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किन्हें दी गई थी, तो राजकुमार आर्थर को। अब आज भी जो विज्ञापन है आप देखते हैं तो भाई इसमें तो राज दरबार शाही परिधान दिखाया गया है, और वर्तमान में विज्ञापन जो है वो फिल्मी सितारों से जुड़ा हुआ रहता है और उनकी शान और शौकत को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। ये स्टेटमेंट में लाइन आ सकती है, कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। यानी कि हम ये तय नहीं कर सकते कि किस दिन चाय पीना शुरू हुआ, इतिहास में उस तारीख को दर्ज नहीं कर सकते।
इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। ब्रिटिश शासन की स्थापना, अब भाई ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ व्यापार करने, सिंपल सी बात है, और वो यहाँ के शासक बन बैठे धीरे धीरे, तो हम उनकी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की कोई एक तारीख यहाँ नहीं तय कर सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होते हैं। अवधि एक पीरियड, एक समय, एक लंबा समय जिसमें हम उन बदलावों को दर्शा सकते हैं। और ऐसा इसलिए कि हमें इतिहास को समझने में आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। अवधि इसलिए महत्वपूर्ण है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, प्रश्न ये उठता है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं की ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। भाई राजा महाराजा खुद लिखवाते थे अपने प्रशस्ति पत्र, और उसमें तिथि जरूर लिखवाते थे, डेट्स। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कोई भी लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई लड़ी, और वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ऐसा वो लिखवाते थे कि अपने गौरव में इतिहास को दर्शाने के लिए, बच्चों के लिए छोड़कर जाने के लिए। लेकिन ये इतिहास जो है पक्षपातपूर्ण होता था, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती थी इतिहासकार को। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई राजा महाराजाओं के जन्म, मरण, युद्ध, इसके अलावा भी अनेक चीज़ों को लिखा जा रहा है, और इस किताब में वो हमें पढ़ने को मिलेगा। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। शहरों के, ग्रामीण के, वनों में रहने वाले, बागानों में काम करने वाले, मिल मजदूर हों, या फिर वे मजदूर जो खेतीहर मजदूर हैं, उनका जीवन किस तरह चलता था। अब इतिहासकार इस बारे में लिखने लगे। और बड़ा लंबा इतिहास रहा है चरवाहों का भी, तो चरवाहों के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले। भाई हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, एक शहरी सभ्यता है, उसका निर्माण हुआ, उसके निर्माण होने की हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ना ही उसके पतन होने की जानकारी है। लेकिन अब वर्तमान में जो शहरों के निर्माण हुए दुनिया भर में, भारत में भी महानगर बने, उनके बारे में हमारे पास अधिक जानकारियां हैं। किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। संस्कृति, समाज किस तरह से बदले। इतिहास में देखिए मोटे तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक, शासन, प्रशासन, समाज, संस्कृति, इन्हीं विषयों पर चर्चा की जाती है कि एक कालखंड में इनमें क्या बदलाव आए लंबे समय में। तो ये जो पुस्तक है 8वीं की, ये आधुनिक भारत की बात करती है, और इसमें हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और शासकीय बदलाव किस तरह से हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कौन सी तारीखें। देखिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं बुक से। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि आपको मैं कौन सी इम्पोर्टेंस जगह हैं जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इन वीडियो से आपको ये पता चलेगा।
और सीटेट पास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने तरीके से अपनी समझ बनाएं और परीक्षा दें। बार बार परीक्षा देने का कोई मतलब भी नहीं है। अपनी पढ़ने की एक पद्धति का विकास भी आप करें, समझने के तरीके का विकास भी करें, वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, ना सिर्फ नौकरी पाने में बल्कि आगे काम करने में भी, क्योंकि वो ही आपकी कार्यशैली भी होगी। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। तो हमारे लिए कौन सी घटना महत्वपूर्ण है? जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संविधान भारत में कब लिखा गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। और हम भी यही करते हैं, रटते रहते हैं यही। आज भी ऐसा ही होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं गवर्नर जनरल के कार्यकाल, उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को हम रटते रहते हैं। और इस पुस्तक में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। आम पब्लिक, गांव की किसान, मजदूर, उनके जीवन के बारे में कोई चर्चा नहीं। वनों में रहने वाले लोग, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा था, कोई चर्चा नहीं। मान लीजिए किसान कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बदलाव कैसे आए, क्यों आए, उससे क्या फर्क पड़ा, उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ इन गवर्नर जनरलों के द्वारा लिए गए फैसले और उनसे राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती थी। बाकी आम जनता से कोई सरोकार नहीं था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। और इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? प्रश्न है। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, पुस्तक लिखने वालों ने कितना ध्यान से सोचा, कितना ध्यान दिया इस बात पर। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह में कौन आएंगे? नया शिक्षित वर्ग, शिक्षा, समाज सुधारक और किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, वनों में रहने वाले आदिवासी एवं जनजातीय लोग, महिलाएं, पत्रकारों का उभरता हुआ समूह और शहर और ग्रामीण जनता का जीवन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही स्टेटमेंट में आ सकती है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य, आपस में जुड़ाव, हम उनको ब्रेक करके इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें एक तो पढ़ने में हमारे लिए सुविधाजनक हो, आसानी हो
और वो आपस में तालमेल बना हो, सामंजस्य बना हो। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इजीली आ सकता है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं, ना ये उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हमें तिथियां रटनी है। उन तिथियों या घटनाओं का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उस परिस्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। हमें अपना इतिहास अपने तरीके से लिखना होगा, जो भारतीयों का इतिहास होगा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया इतिहास नहीं। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, जो अंग्रेज दे रहे थे, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो ये प्रश्न था, कौन सी तारीखें? कौन सी तारीखें? वो तारीखें जो भारतीयों से संबंधित है, ना कि अंग्रेजी शासकों से संबंधित है। इतिहास लेखन की शुरुआत आप देखेंगे तो भाई राजा महाराजाओं द्वारा पत्थरों पर, ताम्रपत्रों पर और कपड़ों पर या फिर बहुत कीमती कागज इंपॉर्टेंट बनाए जाते थे, वो कुछ समय ही चलते थे, ताड़ के पत्रों पर लिखे जाते थे। तो उसमें जन्म, मरण, युद्ध और विजय, पुत्र, रानियां, बच्चे और कुछ हद तक शासन प्रशासन की विधियां, ये सब लिखी होती थी। बाकी आम जनता का जीवन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। जब ये अंग्रेज आए तो इन्होंने भी अपने तरीके से इतिहास लिखना शुरू किया, खासकर इन गवर्नर जनरलों का, जो भारत में नीतियां लागू करते थे। अब भारतीयों ने नए तरीके से सोचना प्रारंभ किया। भारतीयों ने भारतीयों के बारे में सोचना शुरू किया कि भारतीयों के जीवन में क्या क्या बदलाव किस किस समय में आए, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो हमारी तिथियां इंपॉर्टेंट हो गई। अब दूसरी, अब नेक्स्ट है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है। जब से सीटेट बना है और तब से ही ये क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू वी पीरियडाइज, हाउ डू वी पीरियडाइज, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अनेकों बार आ चुका है। सीटेट जब 2011 में प्रारंभ हुआ था, 11-12 से ही ये प्रश्न आ रहा है। और ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। 1817 में, देखिए तिथि आ गई पहली ही, 1817, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा है, यानी कि यूनाइटेड यूके एक द्वीपीय समूह है एक तरीके का, जिसमें अलग अलग राज्य शामिल हैं। तो उसमें से एक स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक हैं जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब है, इस किताब का नाम जरूर याद होना चाहिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जिनका नाम है जेम्स मिल, जिनके द्वारा लिखी गई है। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, दादा भाई नौरोजी की जो बुक थी, उसे भी याद रखेंगे। और ये किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पेपर में बहुत बार आई है। और इस किताब की कुछ विशेषता है, ये 3 विशाल खंडों में लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा था। हिंदू,
मुस्लिम और ब्रिटिश। मुस्लिम के आने से पहले का काल हिंदू, और मुस्लिम का जो काल है मुगल काल तक, दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल का समय मुस्लिम, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स का समय आया तो ब्रिटिश काल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्होंने बांटा भाई? ये जेम्स मिल महोदय हैं, इन्होंने ही बांटा। ये क्या है? ये एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ में ही राजनीतिक दार्शनिक है, और इतिहास की किताब लिख रहे हैं, तो एक तरीके से इतिहासकार भी कहे गए। इन 3 कालखंडों में बांटा गया था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ये प्रश्न देखो, बच्चों के स्तर का है बनाया, मतलब किताब में तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो हम बड़े भी अचंभित हो जाते हैं कि क्या इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में समझना सही है? बहुत हद तक लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ अगर दूसरा नज़रिया इतिहासकारों ने दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हिंदू हम किन्हें कह रहे हैं? भारत में कई पंथ रहे हैं हमेशा से ही, चाहे वो ब्रिटिश काल हो, चाहे कुछ राजा हिंदू, या राजाओं की बात हो रही है, हिंदू राजाओं की। हिंदू राजाओं के साथ साथ जनता तो कई धर्मों को मानने वाली रही है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऐसे ही मुस्लिम शासक रहे हैं, तो जब भी उस समय बहुत बड़े क्षेत्र पर हिंदू शासक भी रहे हैं और अन्य धर्मों के लोग भी रहे हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात पर ध्यान दें। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? अलग अलग पीरियड्स में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? अलग अलग पीरियड्स, कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि हमने एक पीरियड ले लिया 1000 वर्ष का, 500 वर्ष का, 200 वर्ष का, 300 वर्ष का, या किसी के शासनकाल का, तो ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर है सीधा सा, इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, जैसे आर्थिक विशेषता हो, व्यापार हो, शासन की पद्धति हो, है ना, जैसे मुगल काल में मनसबदारी प्रथा, कर व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत काल में उनकी शासन की व्यवस्था, मौर्य काल में शासन करने की व्यवस्था, कि राजकुमारों को तैनात किया गया बड़े नगरों में, और एक हायरार्की बनाई गई अधिकारियों की। मुगल काल में भी, दिल्ली सल्तनत के समय में भी, और मौर्य काल में भी, और गुप्त काल में भी अधिकारी देखने को मिलते हैं। तो भाई एक दौर की खासियतें और उसके केंद्रीय तत्व, केंद्रीय तत्व ध्यान देंगे, खासियतें और केंद्रीय तत्व, सेंट्रल फीचर्स, केंद्रीय तत्व पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये आंसर है इसका। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपके पास बुक है तो इस पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। इस बुक के जो चैप्टर्स हैं वो भी ऐसे बटे हुए हैं, और उनमें भी हमें केंद्रीय तत्वों को ही देखना है और उन खासियतों को ही देखना है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जेम्स मिल को भी लगता था, और वहाँ से खासकर जो बड़े अधिकारी पढ़ाई करके भारत आते थे, इन्हीं की ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को पढ़ते थे, तो उनकी सोच को भी लेके आएंगे। क्या सोच है? सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, यूरोप से पीछे, यूरोप आगे है और पूरा एशियाई समाज। अब एशियाई समाज में कौन आ गया? चीन, जापान, मध्य एशिया जिसमें ये सऊदी अरेबिया वगैरह भी हैं, और भारत, पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह सब,
ये सभी यूरोप वासियों से पीछे हैं। जबकि आप इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में बौद्धिक रूप से और सामाजिक, सांस्कृतिक और साइंटिफिक रूप से भारत और चीन दो देश हमेशा आगे रहे हैं, हर मामले में आगे रहे। इन्होंने पूरी दुनिया को अनेकों चीज़ें दी हैं। ये यूरोप वासियों के जो भी आविष्कार हुए हैं वो भारत और चीन में हुई विकसित तकनीक, ज्ञान, विज्ञान के आधार पर ही हुए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कागज और रेशम का निर्माण चीन में हुआ है और सिविल सर्विसेज का निर्माण चीन में हुआ है। तो चीन कई मामलों में बहुत आगे है और उसने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। ऐसे ही भारत है, भारत ने भी पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान के मामले में बहुत कुछ दिया है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये जितनी लाइनें हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के हिसाब से, क्योंकि जब स्टेटमेंट में आती हैं तो समझ नहीं आता हुआ क्या वाकई में ये चीज़ लिखी हुई है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। सभ्यता, ध्यान रखेंगे ये आगे के कई चैप्टरों में सभ्यता की बात आएगी कि अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे, सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। दोबारा सुने, यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ये मिल के विचार हैं। अब देखो, कहने में और सुनने में तो कैसा लग ही रहा है ये, लेकिन क्या भारत की अपनी संस्कृति, अपना समाज, अपना रहन सहन जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्या एकदम से बदल सकता है? उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये जेम्स मिल महोदय 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख रहे हैं 3 जिल्दों में। उनका मानना है कि भारत उनके बिना प्रगति नहीं कर सकता। जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे 1947 में, जब भी ये मानना था कि भारत जो है कुछ ही समय में खंड खंड हो जाएगा और ये प्रगति नहीं कर सकता, लेकिन भारत बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और आज पूरी विश्व को राह दिखाने का कार्य भी कर रहा है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन कहने का मतलब है कि जो जेम्स मिल ने इतिहास लिखा उसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक बताया था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। प्राचीन काल में भी सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अगर हम शासकों का ही धर्म इतिहास मान लें कि भाई मोदी जी ये हैं, केजरीवाल जी ये हैं, या उत्तर प्रदेश में योगी जी ये हैं, या फिर अखिलेश यादव जी ये हैं, तो क्या इन्हीं का इतिहास है? बाकी आम लोग जो काम कर रहे हैं उनका कोई इतिहास नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन
और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेम्स मिल ने इतिहास को, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा। अब इतिहासकार बांट रहे हैं दूसरे तरीके से। वो कह रहे हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ध्यान देंगे, प्राचीन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो परेशान कर देगा। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यहां जेम्स मिल महोदय ने बांटा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब ये इतिहासकार इस रूप में बांट रहे हैं और हम किताबें भी देखोगे ज्यादातर इसी रूप में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ को बड़ी सावधानी से देखने की जरूरत है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। जैसे इसकी समस्याएं हैं वैसे इसकी समस्या है। ध्यान देंगे, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ये समझ भी, यही कहना चाह रहा हूं, जेम्स मिल भी पश्चिम से आए हैं तो ये भी पश्चिम से आई है। ये शुद्ध रूप से भारतीय नहीं है। ये बारीक अंतर है कि ये जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये भी पश्चिम से ही हैं, जो इस तरह से भारतीय इतिहास को कालखंडों में विभाजित कर रहे हैं। प्रश्न पहले ये पूछा गया था कि कालखंडों में क्यों विभाजित कर रहे हैं, ताकि इतिहास में आपस में सामंजस्य बनाया जा सके और समझने में आसानी हो, हमें याद भी रह सके। पश्चिम में आधुनिक काल को, ये जो आधुनिक काल है, इसको कैसे अलग करें, इसके पीछे उन्होंने कारण बताया। विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। हमने कहा था ना कि भाई हमें इतिहास को समझने के लिए किसी कालखंड में कुछ विशेषताएं देखनी होंगी और उसके सेंट्रल फीचर्स को पकड़ना होगा। तो ये उसकी विशेषताएं और सेंट्रल फीचर्स बता रहे हैं आधुनिक काल की। क्या हैं सेंट्रल फीचर्स? विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? हमें तर्क वितर्क करना होगा। लोकतंत्र आधुनिक समय में या मध्यकालीन समय में? ज्ञान, विज्ञान, समानता, न्याय आदि क्या इस समय नहीं था? यानी कि इस बात की हमें सावधानी रखनी होगी। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। भाई पश्चिम के लोग लिख रहे हैं कि आधुनिक काल में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, लेकिन आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है और कुछ ही समय के लिए वहां लोकतंत्र रहता है, फिर से तानाशाह आ जाता है, वहां फिर से जो है नेपोलियन का शासन आ जाता है, राजा का शासन आ जाता है। समानता, स्वतंत्रता का दावा तो करते हैं, लेकिन दास प्रथा वहां जारी रहती है। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिलता, समानता कहते हैं। तो क्या यह आधुनिक काल में मिल रहा होता है? ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। यानी कि आधुनिक काल ना ही विकास और आर्थिक प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं।
ये समझदारी वाली बात है। हमने इसको देखा, ये भी पश्चिम से आया विचार। और बहुत सारे इतिहासकार इस आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। उसके पीछे जो सेंट्रल फीचर्स है, सेंट्रल केंद्रीय तत्व है, वो केंद्रीय तत्व ये है, ये जो पश्चिमी यूरोप है, उन्होंने पूरी दुनिया के देशों को अपने कब्जे में ले रखा था और वहाँ के लोगों के फैसले वो खुद ले रहे थे। इसे ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। पार्ट 2 में हम आगे देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि आप किताब समझ पा रहे हैं खुद से तो वीडियो ना देखें, समय वेस्ट ना करें। और अगर आपको बेहतर लग रहा है कि इस तरह से आपको समझ में आ रहा है तो देख सकते हैं। मेरा काम इतना ही है कि आपको मैं इंगित करूं कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको किस जगह ध्यान देना है और आपका समय बिल्कुल खर्च ना हो। लेकिन हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं, समय पूरा है। सीटेट के लिए समय दीजिए, अच्छे से मार्क्स लेकर आइए और फिर आगामी अध्यापक बनने के लिए आप अपने पढ़ने के तरीके में इसी तरह का विकास कीजिए।